डियर स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज अपन ठोस उत्प्रेरकों की विशेषताएं। ठोस उत्प्रेरक की निम्न से सक्रियता। पहला क्या है? सक्रियता। ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता से अभिप्राय है कि उत्प्रेरक के क्रियाकारक के अणुओं को अपनी सतह पर प्रबलता से क्या करते हैं? अधिशोषित कर सकते हैं। यानी ठोस उत्प्रेरक की सक्रियता से अभिप्राय है कि उत्प्रेरक क्रियाकारक के अणु को अपनी सतह से पर्याप्त प्रबलता से अधिशोषित कर सकते हैं। ऋणात्मकता से अभिप्राय है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को विशेष दिशा में संपन्न करने की क्षमता रखता है। उत्प्रेरक क्या करता है? अभिक्रिया को विशेष दिशा में संपन्न करने की क्षमता रखता है। फॉर एग्जाम्पल, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस H2 क्रिया करके फॉर्मल्डिहाइड बनाता है और उत्प्रेरक कौन सा होगा इसमें? कॉपर उत्प्रेरक। दूसरा, CO प्लस 2H2 इज इक्वल टू CH3OH। एथिल अल्कोहल का निर्माण होता है। यहाँ पे जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड H2 से क्रिया करके मेथेन और हाइड्रोजन गैस बनाती है। यहाँ कौन सा उत्प्रेरक होगा? निकल उत्प्रेरक। कौन सा होगा? निकल उत्प्रेरक होगा। जियोलाइट में आकार, ऋणात्मकता व जियोलाइट के उपयोग। वे उत्क्रमणीय अभिक्रियाएं जो उत्प्रेरक के रंध्र, क्रियाकारक व क्रियाफल के अणुओं के आकार पर निर्भर करती हैं, वो क्या कहलाते हैं? वर्णनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वर्णनात्मक उत्प्रेरक कहलाते हैं। जियोलाइट आकार वर्णनात्मक उत्प्रेरक है। जियोलाइट की संरचना मधुमक्खी के छत्ते के समान होती है, जिसे असंख्य छिद्र होते हैं। जियोलाइट को आकार ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं क्योंकि इनके छिद्रों में क्रियाकारक के वे अणु ही प्रवेश कर सकते हैं जिनका आकार इन छिद्रों के अनुरूप होता है। जियोलाइट एल्यूमिनियम सिलिकेट है। SiO2 लिंकेज होती है इसमें। जियोलाइट के उपयोग। पेट्रो रसायन उद्योग में जियोलाइट हाइड्रोकार्बन का भोजन तथा समायुवीकरण करते हैं। ZSM-5 नामक जियोलाइट एथिल अल्कोहल का निर्जलीकरण कर उसे पेट्रोल में बदलता है। एथिल अल्कोहल का क्या करता है? निर्जलीकरण करता है। कौन सा जियोलाइट? ZSM। जियोलाइट कठोर जल को मृदु जल में बदलते हैं। एंजाइम व जैव रासायनिक उत्प्रेरण विशेषताएं क्रिया दी। एंजाइम उत्प्रेरण नाइट्रोजन के जटिल कार्बनिक पदार्थों को एंजाइम कहते हैं। एंजाइम उच्च अणुवार भार वाले प्रोटीन होते हैं। ये पेड़ पौधे, जीव जंतु में होने वाली क्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। यानी एंजाइम क्या होते हैं? उच्च अणुभार वाले प्रोटीन होते हैं जो पेड़ पौधों एवं जीव जंतु में होने वाली क्रियाओं को क्या करते हैं? उत्प्रेरित करते हैं। अतः इन्हें जैव रासायनिक उत्प्रेरण भी कहते हैं। अक्षु शर्करा का प्रतिलोम। ये खुरपी रख दो बस। C12H22O11। ये सुक्रोज का फॉर्मूला क्या होता है? C12H22O11। जब उसका अपन जलअपटन करते हैं तो इन्वर्टेज एंजाइम क्रिया करेगा तो उसमें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज 2 शर्कराएँ प्राप्त होती हैं। यानी सुक्रोज शर्करा का जब अपन जलअपटन करेंगे तो ग्लूकोज और सुक्रोज 2 प्रकार की शर्कराएँ प्राप्त होती हैं और उसमें एंजाइम कौन सा होगा? इन्वर्टेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम होगा? इन्वर्टेज एंजाइम होगा। ऐसे ही माल्टोज का जब अपन जलोपठन करते हैं, कौन सी एंजाइम की उपस्थिति में?
माल्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तब अपने को ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं, C12H22O11 का जब अपन जल अपटन करेंगे H2O की प्रेजेंस में, तब अपने को क्या प्राप्त होगा, C6H12O6, यानी ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होंगे। और एंजाइम कौन सा होगा, माल्टेज एंजाइम। ऐसे ही जब अपन C6H12O6 यानी फ्रुक्टोज का जाइमेज एंजाइम की उपस्थिति में अपघटन करते हैं तो एथिल अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होती है। यूरेज एंजाइम की उपस्थिति में जब यूरिया का जल अपघटन करते हैं, यूरिया का फार्मूला क्या होता है, NH2CONH2, उसका जल अपघटन करेंगे तो अपने को क्या प्राप्त होगा, अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड प्राप्त होगा। कौन सा एंजाइम काम में आएगा, यूरियज एंजाइम। कौन सा एंजाइम का आएगा, यूरियज एंजाइम। प्रोटीन पेप्टाइड में बदल जाता है, प्रोटीन एमिनो में, यानी प्रोटीन में जब पेप्सिन एंजाइम काम में लेते हैं तो वो किस में बदलेगा, पेप्टाइड में। और प्रोटीन में जब हम ट्रिप्सिन एंजाइम काम में लेंगे तो प्रोटीन किस में अपघटित होगा, एमिनोमर में। और लैक्टोबैसिलस नामक एंजाइम की उपस्थिति में दूध से क्या बनेगा, दही। क्या बनेगा, दही। डाइजेस्ट एंजाइम स्टार्च को किस में कन्वर्ट करता है, माल्टोज में। स्टार्च का फॉर्मूला क्या होता है, C6H11O5 का होल N। जब अपन इसका जल अपघटन करते हैं किसकी उपस्थिति में, डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में। कौन सी एंजाइम की उपस्थिति में, डाइस्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तब अपने को क्या प्राप्त होगा, माल्टोज, जिसका माल्टोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। एंजाइम की उत्प्रेरण की विशेषताएं, एक विशेष अभिक्रिया के लिए विशेष एंजाइम काम में आता है। अतः एंजाइम क्या होते हैं, अति विशिष्ट होते हैं। एंजाइम का एक अणु 1 मिनट में क्रियाकारक के 10 लाख अणुओं को क्रियाफलों में बदल देता है, अर्थात ये सर्वोत्तम दक्ष होते हैं। एंजाइम 25 से 30 डिग्री सेल्सियस ताप पर अधिक प्रभावशाली होते हैं। इस ताप को क्या कहते हैं, इष्टतम ताप। क्या कहते हैं, इष्टतम ताप। एंजाइम की pH 4 से 7 pH पर ये सबसे अधिक क्रियाशील होते हैं, तो इनकी और उसको क्या कहेंगे, इष्टतम pH। वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं उन्हें सक्रिय कारक या सह एंजाइम कहते हैं। जैसे सोडियम आयन है, कॉपर आयन है, मैग्नीज आयन, कोबाल्ट आयन आदि क्या करते हैं, ये एंजाइम की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। इसलिए इस प्रकार के एंजाइम क्या कहलाएंगे, सक्रिय कारक या सह एंजाइम कहलाएंगे। सोडियम एमिलेज की क्रियाशीलता को बढ़ा देते हैं। वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उन्हें संदमक या विषकारक कहते हैं। जो अभिक्रियाशीलता को बढ़ाएंगे एंजाइम की उसको तो सह एंजाइम कहेंगे, और वे पदार्थ जो एंजाइम की क्रियाशीलता को कम कर देते हैं उनको संदमक या विषकारक कहते हैं। एंजाइम उत्प्रेरण की क्रिया विधि। एंजाइम के अणुओं में अनेक कोटरे होते हैं। ये कोटरे विशेष आकृति के होते हैं। उन कोटरों में सक्रिय समूह NH2, कार्बोक्सिलिक समूह, हाइड्रोक्सिलिक समूह, थायराइड समूह स्थित होते हैं। जहाँ ये समूह होते हैं उन्हें सक्रिय केंद्र कहते हैं। एंजाइम के सक्रिय केंद्र में परिपूरक आकृति के क्रियाकारक अणु उसके फिट हो जाते हैं, और जिस प्रकार एक विशेष ताले में एक चाबी फिट होती है उसी ही तरह से इसे ताला चाबी सिद्धांत भी कहते हैं। एंजाइम तथा सबस्ट्रेट के अणु मिलकर के एंजाइम क्रियाकारक का निर्माण करते हैं। ई क्रियाकारक, एस सबस्ट्रेट, और क्या बनाएंगे, ES। क्या बनाएंगे, ES। एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल टूटकर एंजाइम तथा क्रियाफल या उत्पाद में परिवर्तित हो जाता है। ये एंजाइम सबस्ट्रेट संकुल है, ये टूट करके क्या बनाएगा, उत्पाद और क्रियाफल या उत्पाद बना देता। तो एंजाइम बनेगा,
ES है, ये टूट करके क्या बनाएगा, ये एंजाइम सब्सट्रेट संकुल है, और ये क्या बनाएगा, एंजाइम प्लस P यानी प्रोडक्ट उत्पाद बना देगा। क्या बना देगा, उत्पाद बना देगा। कोलाइड क्या है, कोलाइड थॉमस-ग्राम के अनुसार वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित होते हैं, वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं उन्हें क्रिस्टलोइड कहते हैं। जैसे नमक है, यूरिया, विलयन है, वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते उन्हें क्या कहते हैं, कोलाइड कहते हैं। क्रिस्टलाइड तो क्या होंगे, वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित हो जाते हैं वे क्रिस्टलोइड कहलाते हैं, और वे पदार्थ जो जंतु झिल्ली में से विसरित नहीं होते हैं उन्हें कोलाइड कहते हैं। जैसे स्टार्च है, गोंद है, जिलेटिन है, ये क्या है, कोलाइड है, जो कि जंतु झिल्ली में विसरित नहीं होते। थॉमस-ग्राम का यह वर्गीकरण उचित नहीं है, क्योंकि नमक जल में क्रिस्टलोइड की तरह अल्कोहल के कोलाइड की तरह व्यवहार करता है। कोलाइड कोई पदार्थ नहीं है, परंतु पदार्थ की एक अवस्था है। कोलाइड क्या है, पदार्थ नहीं है, लेकिन एक क्या है, पदार्थ की एक अवस्था है, जिसे कणों का आकार 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है। 1 नैनोमीटर से लेकर के कितना होता है, 1000 नैनोमीटर होता है। विलयन के प्रकार, कणों के आधार पे विलयन 3 प्रकार का होता है, वास्तविक विलयन, कोलाइडी विलयन और विलंबन विलयन। वास्तविक विलयन, इन कणों का आधार 1 नैनोमीटर से कम होता है। वास्तविक विलयन का कितना होता है, 1 नैनोमीटर से कम होता है, जबकि कोलाइडी विलयन का आकार कितना होगा, वास्तविक विलयन का आकार कितना होगा, 1 नैनोमीटर से कम, और कोलाइडी विलयन का आकार कितना होगा, 1 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर तक होता है, और विलंबन कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इन कणों को आंखों से देख सकते हैं, यानी वास्तविक विलयन का कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होगा, कोलाइडी विलयनों का आकार 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर तक होगा, और विलंबन कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इसलिए इसको क्या कर सकते हैं, अपन आँखों से देख ही सकते हैं। किससे देख सकते हैं, आँखों से। कैसे देख सकते हैं, क्योंकि इनका आकार क्या होगा, 1000 नैनोमीटर से, कौन से विलयन का, विलंबन विलयन का। तो विलंबन विलयन वो विलयन होते हैं जिनमें कणों का आकार 1000 नैनोमीटर से अधिक होता है। इन कणों को आँखों से देख ही सकते हैं। कोलाइडी विलयन की प्रावस्था, कोलाइडी विलयन 2 प्रावस्थाएं होती हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था। कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की प्रावस्था को, कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइड कणों की प्रावस्था को प्रक्षिप्त प्रावस्था कहते हैं। इसे विल्ले के समान माना जाता है। दूसरा है प्रक्षेपण माध्यम। कोलाइडी कण जिस माध्यम में विस्तृत होते हैं, यानी कोलाइडी विलयन में उपस्थित कोलाइडी कणों की प्रावस्था को तो क्या कहेंगे, प्रक्षिप्त प्रावस्था। और प्रक्षेपण माध्यम क्या होता है, कोलाइडी कण जिस माध्यम में वितरित होते हैं उन्हें प्रक्षेपण माध्यम में कहते हैं। इसे विलाई के समान माना जाता है, यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था तो किसके समान मानी जाएगी, विल्ले के समान। यानी कोलाइडी विल में उपस्थित कोलाइडी कणों की प्रावस्था को क्या कहते हैं, प्रक्षिप्त प्रावस्था। और कोलाइडी कण जिस माध्यम में वितरित होते हैं उन्हें प्रक्षेपण माध्यम कहते हैं। इसको किसके समान माना जाता है, विलाई के। और प्रक्षिप्त प्रावस्था को किसके समान माना जाता है, विल्ले के समान माना जाता है। किसके समान माना जाता है, विल्ले के समान माना जाता है। प्रक्षिप्त प्रावस्था और प्रक्षेपण माध्यम की भौतिक अवस्था के आधार पर, ठोस, इसमें प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा, गैस। तो कोलाइडी का प्रकार होगा, वो होगा एरोसोल। क्या होगा, एरोसोल। जैसे आंधी, सिगरेट का धुआं, आंधी और सिगरेट का धुआं। ठोस का द्रव्य, ठोस प्रक्षिप्त प्रावस्था है। और प्रक्षेपण माध्यम यानी जो उसमें विलाई का कार्य कौन सा है, द्रव्य, तो उसको क्या कहते हैं, सोल। वो कौन सा कोलाइड का प्रकार होगा, सोल। और उदाहरण क्या होगा, सवर्ण सोल, रजत सोल, उदाहरण क्या है इसके। और ठोस यानी प्रक्षिप्त प्रावस्था भी ठोस होगी और प्रक्षेपण माध्यम भी ठोस होगा, तो कोलाइड का कौन सा प्रकार होगा, ठोस सोल। जैसे रत्न, मणि, कांच, मिश्र धातु, ये किसके उदाहरण हैं, जिसमें ठोस ही प्रक्षिप्त प्रावस्था है और ठोस ही प्रक्षेपण माध्यम है। दूसरा द्रव्य गैस,
यानी प्रेक्षित प्रावस्था कौन सी है? द्रव है। और प्रक्षेपण माध्यम कौन सा है? गैस। तो इस प्रकार का कोलाइडी प्रकार कौन सा होगा? एरोसोल होगा। और उसका उदाहरण होगा कोहरा और बादल। कोहरा और बादल। प्रेक्षित प्रावस्था द्रव है और प्रक्षेपण माध्यम क्या है? द्रव है। तो उस प्रकार के कोलाइडी प्रकार को कहते हैं पाइस या इमल्सन कहते हैं। उदाहरण है दुग्ध। द्रव ठोस, यानी प्रेक्षित प्रावस्था क्या है? द्रव है। यानी विलय का कार्य कौन करेगा? विलय के समान कौन सा होगा? द्रव। और विलय के समान क्या होगा? ठोस। उसको कहते हैं, कोलाइड प्रकार को कहते हैं जेल। जैसे मलम है, कोलगेट है, जेल है, पनीर है, मक्खन है, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब है गैस। प्रेक्षित प्रावस्था क्या है? गैस। और प्रक्षेपण माध्यम क्या है? गैस। तो इस प्रकार का कोई एरोसिल नहीं बनता है, कोई भी कोलाइडी प्रकार नहीं होता है। तो गैस प्रेक्षित प्रावस्था है और प्रक्षेपण माध्यम क्या? द्रव है। तो इस प्रकार का जो कोलाइडी प्रकार होगा वो फोम होगा, जैसे बियर के झाग। एग्जाम्पल बियर के झाग। गैस प्रेक्षित प्रावस्था है और प्रक्षेपण माध्यम क्या होगा? ठोस। वो ठोस फोम होगा, जैसे प्यूमिस स्टोन। जेल में प्रक्षेपित और प्रक्षेपण माध्यम क्रमशः कौन से हैं? प्रेक्षित प्रावस्था जेल में क्या है? द्रव है। और प्रक्षेपण माध्यम क्या है? ठोस। बादल किस प्रकार के कोलाइडी विलयन है? एरोसेल प्रकार का। ठोस में प्रक्षेपित ठोस का नाम है ठोसोल। क्या नाम है? ठोसोल। क्या नाम है? ठोसोल। प्रेक्षित प्रावस्था एवं प्रक्षेपण माध्यम के अंतःक्रिया के आधार पर दो प्रकार के होते हैं, द्रव्यरागी या द्रव्य स्नेही कोलाइड। वे पदार्थ जिनमें उपयुक्त प्रक्षेपण माध्यम में मिलाने पर आसानी से कोलाइड विलयन बन जाते हैं। यानी उपयुक्त प्रक्षेपण माध्यम में जब कोई पदार्थ मिलाते हैं और वो आसानी से कोलाइड विलयन बना लेंगे तो उसको द्रव्यरागी या द्रव्य स्नेही कोलाइडी कहते हैं। ये यदि कोलाइडी कणों को किसी भी विधि से स्कंदित कर दिया जाए तो प्रक्षेपण माध्यम मिलने से ये पुनः क्या होंगे? अपना कोलाइडी विलयन बना लेते हैं। अतः ये कौन से होंगे? उत्क्रमणीय कोलाइडी कहलाते हैं। कौन से कोलाइड कहलाएंगे? उत्क्रमणीय। यानी वे पदार्थ जो उपयुक्त प्रक्षेपण माध्यम में मिलाने पर आसानी से कोलाइड विलयन बना लेते हैं उसे द्रव्यरागी कोलाइड कहते हैं। और यदि कोलाइडी कणों को किसी भी विधि से स्कंदित कर दिया जाए तो वे वापस प्रक्षेपण माध्यम मिलाने पर पुनः अपना कोलाइड विलयन बना लेंगे, उसे कहते हैं उत्क्रमणीय कोलाइड कहते हैं। जैसे गोंद है, स्टार्च है, जिलेटिन है, ये किसके एग्जाम्पल हैं? द्रव्य स्नेही या द्रव्यरागी कोलाइड के। दूसरा है द्रव्य विरागी कोलाइड। वे पदार्थ जिनमें प्रक्षेपण माध्यम मिलाने पर आसानी से कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं, दो द्रव्य विरागी कोलाइड कहलाते हैं। यदि कोलाइड कणों को किसी भी विधि से स्कंदित कर दिया जाए तो प्रक्षेपण माध्यम मिलाने पर यह पुनः अपना कोलाइड विलयन नहीं बनाते हैं। पुनः अपना कोलाइड विलयन ये क्या करेंगे? नहीं बनाएंगे। इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? अनुत्क्रमणीय कोलाइड भी कहते हैं। जैसे धातु के हाइड्रोक्साइड हैं, धातु के सल्फाइड हैं, ये इसके एग्जाम्पल हैं। ये क्या है? इसके एग्जाम्पल हैं। द्रव्यरागी और द्रव्यविरागी कोलाइड में अंतर है। द्रव्यरागी इन्हें आसानी से बनाया जा सकता है, द्रव्यरागी से आसानी से नहीं बनाया जा सकता है। द्रव्यरागी उत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं जबकि द्रव्यविरागी अनुत्क्रमणीय कोलाइड होते हैं। द्रव्यरागी को स्कंदन आसानी से नहीं होता है, द्रव्यरागी का स्कंदन आसानी से हो जाता है। द्रव्यरागी ये विलायक संकृत होते हैं अतः अधिक स्थायी होते हैं और ये विलायक संकृत नहीं होते इसलिए ये कम स्थायी होते हैं। ये क्या है? डिफरेंस है द्रव्यरागी और द्रव्यविरागी कोलाइड में अंतर। प्रेक्षित प्रावस्था एवं कणों के प्रकार के आधार पर ये तीन प्रकार के होते हैं। बहुआण्विक कोलाइड ये कई परमाणु अणुओं के झुंड के रूप में होते हैं। इन कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है, जैसे रजत सोल है, सल्फर सोल है, आर्सेनेट सोल है। वर्ध आणविक कोलाइड, इन कोलाइडों के कण बहुलक के रूप में होते हैं, विलयन में रूप में अधिक स्थायी होते हैं, जैसे स्टार्च है, प्रोटीन है, सेलुलोज है, प्रोटीन एमाइलेज है आदि। प्राकृतिक वर्ध आणविक कोलाइड हैं।
पॉलीथीन, पॉलीस्टाइलिन, स्टाइरीन, नायलॉन आदि मानव निर्मित वर्ध आणविक कोलाइड होते हैं। तीसरा है सहचरी या सहगुणित कोलाइड। वे कोलाइड जिनमें निम्न सांद्रता पर विद्युत अपघट्य की तरह परंतु उच्च सांद्रता पर गोलीय पुंज यानी मिसेल बना रहते हैं, उन्हें सहचरी कोलाइड कहते हैं। जैसे सोडियम स्टेरेट C17H35CONA साबुन, ऐसे सोडियम पामेट C15H31CONA और सोडियम लोरिल सल्फेट C12H22SO4Na। ये किसके एग्जाम्पल है? सहगुणित कोलाइड या सहचरी कोलाइड के। किसके एग्जाम्पल हैं? सहचरी कोलाइड के। किसके हैं? सहचरी कोलाइड के एग्जाम्पल हैं।